सभी को नमस्कार। कुमार सोनू एकेडमी 23 में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी सीरीज चला रहा हूं, उस एनसीईआरटी सीरीज में आज हिस्ट्री कक्षा 6 का हिस्ट्री में आज हम लोग जो है अध्याय 9 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें दिया गया है नए साम्राज्य और राज्य के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, कक्षा शुरू करने से पहले आप लोग देखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे, और शेयर भी कर दिया कीजिए ताकि और लोगों का फ़ायदा हो जाए। अपने दोस्तों को आप लोग शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। चलिए कक्षा शुरू करते हैं। देखिए, इस अध्याय को शुरू करने से पहले इसमें जो है एक बच्चे के बारे में कहानी दिया गया है। अरविंद नाम का एक लड़का है, उसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। यहाँ से सीटेट में प्रश्न तो नहीं बनेंगे, लेकिन जान लीजिए क्या कह रहा है। देखिए, अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में जो है राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। अरविंद नाम का लड़का था जो कि राजा का नाटक करने के लिए चुना गया। उसने जब अरविंद को पता चला कि हमें राजा का परफॉर्मेंस करना है, राजा बनना है नाटक में, तो उसके मन में आ रहा था कि शाही वेशभूषा में मूँछों पर ताव देते हुए रूप हले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई होगी जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर बीना भी बजानी होगी। यानी अरविंद के मन में तो चल रहा था कि हम मूँछों पे ऐसे ताव देंगे, तलवार लेके चलेंगे राजा वाला, लेकिन उसे पता चला क्या आपको बैठ के बीना भी बजानी होगी, तो उसको है नहीं। वही जो है, अब आप लोग यहाँ से बताएंगे कि ऐसा कौन सा राजा था जो कि बीना भी बजाया करता था, यानी वो जो है संगीतज्ञ भी था। तो यही पूछा गया, उसी राजा के बारे में इस अध्याय में हम लोग आज चर्चा करेंगे। वो कौन राजा थे जो एक संगीतज्ञ भी थे। तो अरविंद अब सोचने लगा कि हम अब ये परफॉर्मेंस कैसे करेंगे, उसी के बारे में दिया गया। चलिए यहाँ से अब शुरू करते हैं कक्षा को, जहाँ से कि हमारा प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट दिया गया है, क्या है परिस्थितियाँ। प्रशस्तियाँ क्या है? प्रशस्तियाँ का मतलब पहले आप लोग जवाब देंगे। प्रशस्तियाँ कहते किसे हैं? एक मिनट, पेंसिल ले लेते हैं। प्रशस्तियाँ किसे कहते हैं? तो प्रशस्तियाँ का मतलब हम लोग कह सकते हैं यानी प्रशंसा। किसी के बारे में जो प्रशंसा लिखा गया है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रशस्तियाँ, ठीक है। दरअसल अरविंद को जो है पता किस राजा के बारे में चर्च करना अरविंद को नहीं पता था। अब हम लोग जानकारी लेते हैं इन राजा के बारे में। अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। अरविंद को अब पता चला कि हम किस राजा की भूमिका अदा करने जा रहे हैं। अरविंद जो है समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। देखिए, समुद्रगुप्त एक ऐसे राजा थे, एक मिनट। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। समुद्रगुप्त के बारे में जो है हमें जानकारियाँ कहाँ से मिलती है? इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर जो खुद एक लंबे अभिलेख हैं, उसमें समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन, देखिए यहाँ से प्रश्न बनेगा, द्वारा एक काव्य के रूप में लिखी गई है। यानी आपसे अगर पूछ लिया जाता है पहला प्रश्न, तो यहाँ से समुद्रगुप्त के दरबार में कौन रहते थे, तो आप लोग जवाब देंगे हरिसेन, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है हरिसेन। और दूसरा कि हरिसेन क्या थे? कवि थे, गणितज्ञ थे, और भी ऑप्शन रहेंगे, आप लोग जवाब देंगे हरिसेन जो है कवि थे। आप लोग जवाब देंगे हरिसेन एक कवि थे। किसके दरबार में रहते थे? तो समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। अच्छा, समुद्रगुप्त के बारे में जो है हमें जानकारियाँ कहाँ से मिलती है? तो वहाँ आप लोग जवाब देंगे अशोक स्तंभ पर जो खुद एक अभिलेख है, वहाँ से पता चलता है कि समुद्रगुप्त के बारे में जो भी जानकारियाँ हैं। लेकिन इसकी रचना हरिसेन जो है एक काव्य जो लिखा है उसमें भी इनके बारे में बताया गया है, ठीक है। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है। समुद्रगुप्त के बारे में जो अभिलेख लिखा गया है वो विशेष किस्म का है, जिसे प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति मतलब अब मैं आप लोग को बता दिया, प्रशंसा करना। यह एक संस्कृत शब्द है। प्रशस्ति एक कैसा शब्द है? यहाँ से देखिए, स्टेटमेंट में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान दे के इसे नोट करते जाएं।
प्रशस्ति जो है कैसा शब्द है? हिंदी शब्द है, अरबी शब्द है, संस्कृत शब्द है, और ये क्या बोलते हैं, पाली शब्द है। जो भी ऑप्शन में रहे, आप लोग अगर जानकारी रहेगा तो आप लोग संस्कृत के साथ जाएंगे। यानी प्रशस्ति जो है कैसा शब्द है? संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। अब मैं आप लोग को पहले बता चुका हूँ। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था। जैसा कि हम लोग अध्याय 8 में गौतमीपुत्र के बारे में पढ़े थे। तो आप लोग अगर जो लोग नहीं पढ़े हैं, आप लोग जाके, मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। प्रशस्तियाँ के बारे में पिछले अध्याय में भी चर्च किया हूँ, इसमें भी आया तो मैं चर्च कर दिया। प्रशस्तियाँ यानी प्रशंसा, किसी राजा की प्रशंसा जो लिखा हुआ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रशस्ति कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग 1 मिनट, अच्छा देखिए, यहाँ से एक प्रश्न और पूछ लिया जा सकता है, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दिया गया। आप लोग जानकारी के लिए नोट कर सकते हैं। अशोक का जो स्तंभ है उसमें किन किन राजाओं का प्रशस्तियाँ हैं? तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहला तो देखिए अशोक का स्तंभ है, तो पहला तो अशोक का हो गया, अशोक का प्रशस्तियाँ हैं वहाँ पे अशोक के अभिलेख में। 1 मिनट। दूसरा हो गया समुद्रगुप्त, तीसरा हो गया जहांगीर। आप लोग नोट करते जाएंगे, पेंसिल वर्क नहीं करता इसमें अच्छे से, इसलिए इसे लिखने में थोड़ा परेशानी होता है। आप लोग नोट करते जाएंगे, ध्यान रखेंगे। अशोक, समुद्रगुप्त, तीसरा जहांगीर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। देखिए अब हम लोग जो यहाँ समुद्रगुप्त की प्रशस्तियाँ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उनके बारे में, उनके बारे में क्या प्रशंसा किया गया है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। और देखो समुद्रगुप्त की प्रशस्तियाँ हमें क्या बताती है? कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, कवि जो थे समुद्रगुप्त के दरबार में कौन कवि रहते थे? हरिसेन। तो हरिसेन ने जो लिखा है, एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। कवि ने राजा की क्या की है? भरपूर प्रशंसा की है। जो प्रशस्तियाँ अशोक के स्तंभ में हैं समुद्रगुप्त के, उसमें जो प्रशंसा की गई है उसी के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ तक कि ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रस्तुति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। इस प्रस्तुति में जो है उनकी जो किताब है, जो लिखा गया, जो कवि के द्वारा हरिसेन ने लिखा है, उसमें से एक प्रस्तुतियाँ जो है वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है उस प्रस्तुतियाँ में। आप लोग आगे देखिए क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पे योद्धा समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुल्हाड़ियों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहों की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियार से लगाओ घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। समुद्रगुप्त का जो के बारे में बताया गया कि उनके शरीर पे जो इतने इतने निशान हैं, ये घाव के दाग होने के कारण जो अत्यंत सुंदर दिखता है। इनका जो चित्र बना हुआ है उनके बारे में बता रहा, जिनका इनके शरीर के बारे में मानचित्र जो बना, इनका चित्र जो बना हुआ है उनके बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, ये दिया गया है मैप जो दिया गया उसके बारे में दिया गया। जो हरा रंग जो दिखाया गया है, इसमें क्षेत्र के बारे में, जो जिस पे विजय प्राप्त की थी समुद्रगुप्त ने, जो विजय प्राप्त किया था उसके बारे में दिखाया गया। देखिए बिना बजाते हुए चित्र दिया गया है यहाँ पे, आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट, यहाँ से कुछ ऐसे प्रश्न है नहीं, फिर भी मैं देख लेता हूँ। इसमें जो है हरे रंग से रंगा गया है, तुम्हें पूर्वी समुद्री तट के साथ साथ एक क्रम लाल बिंदु दिखेंगे, उसे कुछ क्षेत्र बैगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। यहाँ से प्रश्न नहीं बनेंगे सीटेट में। जो भी इम्पोर्टेंट है मैं आप लोग के लिए अंडरलाइन करते जा रहा हूँ। देखिए यहाँ से जो है पड़ोसी देश के बारे में दिया गया नीले रंग से। यहाँ जो मानचित्र में जो ये दिखाया गया इसी के बारे में बताया गया है कि समुद्रगुप्त जो है, देखिए यहाँ पे जो दिया गया है हरे रंग में जो दर्शाया गया है, यहाँ देख लीजिए आप लोग मानचित्र में, ये जो दिखाया गया है, इन सब को भी इन्होंने समुद्रगुप्त ने जीत लिया था। फिर आप लोग देखेंगे यहाँ पे हरे रंग के बाद दो नंबर में दिया गया है। इसके साथ वहाँ पे कितने, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त
के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया गया। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आर्यावर्त में समुद्रगुप्त ने कितने शासकों को हराया था, तो आप लोग जवाब देंगे 9 शासक। दूसरा में देख लें कि इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक। आपसे अगर यहाँ से पूछ ले दक्षिणापथ के कितने शासक को हराया, तो 12 शासक। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए, जो कि मैं आगे आप लोग को दिखाऊंगा मानचित्र में। इन सब के हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया गया था। समुद्रगुप्त ने फिर से उन्हें शासन करने की अनुमति दे दी। यानी समुद्रगुप्त ने इन सभी शासकों को हरा दिया। हरा देने के बाद फिर जो है इन शासकों को वहाँ पे शासन करने की अनुमति दे दी। अगर आपसे पूछ लिया जाए दक्षिणापथ के कितने शासक आते थे दक्षिणापथ में, तो आप लोग जवाब देंगे 12 शासक, और इन 12 शासकों को इन्होंने हरा दिया था। उसका तीसरा नाम पड़ोसी देश का आंतरिक घेरा बैगनी। अच्छा, पड़ोसी देश के बारे में जो दिखाया गया मानचित्र में देख लें, यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा। ब्राह्मण इलाके के शासक नीले रंग के बारे में कुषाण शक वंश के थे। यहाँ से आप लोग देखेंगे कुषाण तथा शक वंश के थे। कौन से? नीले रंग। अच्छा, ये मानचित्र में जो दिखाएगा उसके बारे में आप लोग देखें, मानचित्र आगे दिया गया है, नीले रंग के बारे में दिखाया गया है। आप लोग इसे देख लेंगे अच्छी तरीके से। ये जो 12 शासकों को जो हराया था समुद्रगुप्त ने, ये जो रेड बिंदु में दिखाया गया, इन्हीं जगह के 12 शासकों को हराया गया था। लेकिन हराने के बाद फिर भी जो है इन्होंने शासन करने की अनुमति दे दी थी। ठीक है, नेक्स्ट। जहाँ से प्रश्न बनेंगे मैं उसे एक भी लाइन को नहीं छोड़ूंगा, आप लोग ध्यान से नोट करते जाएं। मैं बार बार इस एक ही बात को बताता हूं कि आप लोग, मैं जो भी अंडरलाइन करते जा रहा हूं उसे आप लोग नोट करते जाएं। सीटेट में प्रश्न आए तो एक भी नहीं छूटे। और अगर आप लोग अच्छी तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ के जाएंगे तो मैं बता रहा हूँ आप लोग 50+ नंबर लेकर आएंगे। चलिए इसमें क्या दिया है देख लेते हैं। विक्रम संवत के बारे में कुछ दिया गया, आप लोग देख लीजिए। 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। अच्छा, आप लोग गुप्त वंश के जो प्रारंभ हुआ था, गुप्त वंश के शासकों के बारे में आप लोग को थोड़ी जानकारी मैं देता हूँ कि गुप्त वंश के प्रथम जो शासक थे कौन थे, या संस्थापक उन्हें कह सकते हैं। तो सबसे पहले गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश के शासक श्रीगुप्त थे। उनके बाद फिर घटोत्कच आए। घटोत्कच के बाद फिर कौन आए? चंद्रगुप्त प्रथम आए। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद फिर कौन आए? समुद्रगुप्त तब आए चौथे नंबर पे, और समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आए। आप लोग इन 5 शासकों के नाम याद रख लेंगे, लेकिन इनमें से इम्पोर्टेंट है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त। इन तीनों के जो है कार्य को आप लोग अच्छी तरीके से याद रखेंगे तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। देख लेते हैं, समुद्रगुप्त के बारे में हम लोग पढ़ लिए, आगे दिया हुआ है चंद्रगुप्त के बारे में, तो देख लेते हैं। अच्छा, अधिकांश परिस्थितियाँ जो है वंशावलियों के बारे में पढ़ेंगे। अधिकांश परिस्थितियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती है। जो भी शासक थे उनके पूर्वजों के बारे में बताती परिस्थितियाँ। आप लोग से अगर पूछ लिया जाता है कि परिस्थितियाँ का निम्नलिखित में से परिस्थितियाँ के कौन कौन से बारे में कथन सत्य है, तो आप लोग से पूछे परिस्थितियों में ये पूर्वजों के बारे में बताया जाता था, परिस्थितियों के बारे में उनके शासकों के बारे में बताया जाता था, राजा के प्रशंसा के बारे में बताया जाता था। तो आप लोग अगर इसके बारे में पढ़े रहेंगे तो सही हो जाएगा आपका प्रश्न। तो परिस्थितियों में जो है क्या बताया जाता था? पूर्वजों के बारे में भी बताया जाता था। यह परिस्थिति भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, पितामह यानी परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। देखिए परिस्थितियों में उनके मतलब पूर्वज जो थे, परदादा सभी के बारे में बताता। उनकी माँ कुमार देवी, किनकी माँ? ये जो समुद्रगुप्त की माँ के बारे में बताया जा रहा। समुद्रगुप्त की माँ कौन थी? तो कुमार देवी। लिच्छवीगण की थी, ये कहाँ की थी? लिच्छवीगण की थी। और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। समुद्रगुप्त के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त के पिता के बारे में पूछ लिया जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम। माँ के बारे में पूछ लिया जाए तो कुमार देवी आ गया, जिन्होंने महाराजाधिराज, देखिए
महाराजाधिराज की उपाधि, यहाँ से भी प्रश्न बनेगा। सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त ने उपाधि धारण की। अच्छा, सबसे पहले अगर किसने पूछ ली, आपसे अगर पूछ लिया जाता तो आप लोग जवाब देंगे महाराजाधिराज की सबसे पहले उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने ली। ठीक है, समुद्रगुप्त ने यह उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त जो है इनके बाद उपाधि ये जो धारण उपाधि है उसके पहले सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम लिया, उसके बाद समुद्रगुप्त ने धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। दादा परदादा जो है महाराजा के रूप में इनका उल्लेख दिया गया है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। ठीक है, आप लोग नेक्स्ट देखेंगे। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बेटा कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली पूर्व से भी जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त उनके वंशावली से जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। नेक्स्ट एक मिनट, इनमें से कुछ के बारे में जो जानकारी मिलेगा हमें अध्याय 10 में, यानी आगे अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। अब हम लोग हर्षवर्धन के बारे में देख लेते हैं। हर्षवर्धन और हर्षचरित, जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, गुप्त वंश के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? अभिलेख से तथा सिक्कों से पता चलता है। उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। देखिए, अगर पूछ लिया जाए कि हर्षवर्धन के बारे में जो पता कहाँ से चलता है, तो आप लोग जवाब देंगे उनकी जीवनी से। इनका कोई अभिलेख से पता नहीं चलता है, इनका पता चलता है उनकी जीवनी से। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 वर्ष पहले शासक किया। देख लीजिए, हर्षवर्धन के बारे में एक स्टेटमेंट ऐसा पूछ लिया जाएगा कि हर्षवर्धन का वर्णन जो है किस अभिलेखों से मिलता है, या हर्षवर्धन का पता उनके जीवनी से मिलती है। तो अगर आप लोग यहाँ पे सही उत्तर किसे मानेंगे कि हर्षवर्धन का पता जो है उनकी जीवनी से मिलता है, क्योंकि उनका जो है ये नहीं है, क्या बोलते हैं, अभिलेख, या अभिलेख पे पता नहीं मिलता है, ना ही कोई प्रशस्तियाँ हैं, तो उनकी पता जो है जीवनी से मिलती है। उनके बारे में जानकारियाँ, जितनी भी जानकारियाँ उनकी जीवनी से मिलती है। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट, हर्षवर्धन के दरबार में जो कवि रहते थे उनका क्या नाम है? बाणभट्ट। देख लीजिए, जहाँ जहाँ से प्रश्न बनेगा आप लोग नोट करते जाएंगे, मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूँ। ने संस्कृत में देखिए बाणभट्ट, उनकी जीवनी हर्षचरित। हर्षचरित देखिए, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि हर्षचरित के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट। बाणभट्ट ने किस भाषा में लिखा है? तो आप लोग जवाब देंगे संस्कृत में। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उसमें हर्षवर्धन की वंशावली को भी दर्शाया गया है। उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी यात्री ह्वेनसांग, देखिए ह्वेनसांग इसमें लिखा गया, होता है ह्वेनसांग, आप लोग इसे सुधार लेंगे, ह्वेनसांग होता है, जिनके बारे में तुमने अध्याय में पढ़ा है। काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे, उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया गया है। ठीक है, इसमें जो भी था मैं अंडरलाइन करते गया। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। हर्षवर्धन जो है अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, फिर भी वो राजा कैसे बन गए? उनका जो बड़ा भाई था, बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा, कहाँ के राजा बने थे? थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। उनके बहनोई कहाँ के शासक? जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। हर्ष ने बंगाल को अपने पर आक्रमण कर दिया और उसने अधीन कर लिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, दक्कन यानी हैदराबाद, दक्कन की तरफ बढ़ने की कोशिश की, तब देखिए उन्हें किस राजा ने रोका था? तो उन्हें चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। किसने रोका? चालुक्य नरेश, चालुक्य राजा जो थे पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। ये भी प्रश्न बन सकता है, आप लोग नोट करेंगे। देखिए अब पल्लव वंश के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। पल्लव चालुक्य
और पुलकेशिन द्वितीय की परिस्थितियाँ, इनकी परिस्थितियाँ के बारे में। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य की राजधानी, पल्लव के राज्य की राजधानी देखिए, यहाँ से प्रश्न सीटेट में पूछा जाता है। एक मिनट, पेंसिल। पल्लवों के राज्य की राजधानी कहाँ है? तो कांचीपुरम है। उसके आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्य राज्य का राज्य जो है कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच था। नदियों के बारे में भी पूछ लिया जाएगा, यानी चालुक्य का राज्य जो है किस नदियों के बीच स्थित था? तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? तो ऐहोल। नोट करते जाएंगे आप लोग। पल्लव की राजधानी कांचीपुरम, चालुक्य की राजधानी ऐहोल। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। ऐहोल क्या था? एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिरें थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। दोनों जो है एक दूसरे के सीमा को अपने अंदर मतलब अतिक्रमण मतलब दाबना, अपने और बढ़ाते रहते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था। जो समृद्ध शहर थे, किस पे निशाना करते थे? वो लोग जो है राजधानियों पे निशाना बना। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। चालुक्य के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन से? तो पुलकेशिन द्वितीय थे, जिन्होंने किसको रोका था? दक्कन पर जब कब्जा करने जा रहे थे तो उन्हें रोका गया था। ठीक है, उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में किस कीर्ति से पता चलता है? तो रवि कीर्ति से। नोट कर लेंगे आप लोग इसे भी, क्योंकि ये प्रश्न उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप नोट कर लेंगे, क्या पता सीटेट इस बार बना दे। उसके दरबारी कवि कौन थे? तो रवि कीर्ति थे। ठीक है, रवि कीर्ति जो प्रशस्ति लिखा था उसी में से हमें पता चलता है। इसमें अनेक पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। पुलकेशिन द्वितीय को राज्य कहाँ से मिला था? तो उनके चाचा से मिला था। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्री तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष को रोका था, इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। हर्ष का अर्थ आनंद होता है, यहाँ से सीटेट प्रश्न नहीं पूछता। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्य की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्य को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया, जिसके बारे में कक्षा 7 में हम लोग पढ़ाई करेंगे। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, इनके बारे में देखें। पहले के राजाओं ने की तरह इन राजाओं के भूमि पर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा भूमि कर जो है। इन राजाओं का जो भूमि कर था, कर यानी वहाँ का टैक्स, एक तरह से हम लोग टैक्स कहते हैं, कर को टैक्स कह सकते हैं। हमारा प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे। उस समय जो इन राज्यों का प्रशासन जो कैसे चलता था, पहली इकाई किसे कहते थे? तो गांव को। लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए। कुछ महत्वपूर्ण जो प्रशासकीय पद थे वो आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी थे। हरिसेन जो है, हरिसेन के पिताजी भी थे, क्या थे? महादंडनायक यानी मुख्य न्यायाधिकारी थे। तो उनके बेटा हरिसेन भी मुख्य न्यायाधिकारी बने। उसके बाद कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमार मात्या अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री था, तथा एक संधि विग्रह अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। देख लिए हरिसेन के बारे में कितना चीज़ दिया गया है एनसीईआरटी में, आप लोग इसे अच्छी तरीके से पढ़ के जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। संभवतः वहाँ के एक मिनट पेंसिल लेने दीजिएगा था।
संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन था कौन था, तो प्रमुख व्यक्तियों का जो है बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी कौन थे, नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी था, वहाँ का जो प्रशासनीय व्यवस्था को चलाता था। सार्थवा यानी व्यापारियों के काफिले का नेता। प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कास्यथों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। स्थानीय प्रशासन कौन, यही लोग हुआ करते थे, आप लोग इसे देख लेंगे। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ उनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज स्थापित कर लेते थे। उसी में से ऐसे लोग होते थे कि वो लोग अपना स्वतंत्र राज स्थापित कर लेते थे। एक नए प्रकार की सेना, इसके बारे में जान लेते हैं। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेनानायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेनाओं को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिसमें वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। अच्छा, सामंत का मतलब क्या होता है? सामंत का मतलब कह सकते हैं छोटे छोटे भूखंडों का स्वामी, यानी छोटे छोटे भूखंड है उसके स्वामी को हम लोग क्या कहते हैं, सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। ठीक है, अब देखते हैं दक्षिण के राज्यों में सभाएं। सभाएं मतलब जहाँ पे 10 आदमी 20 आदमी बैठे हैं और मीटिंग चल रही है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सभा कहेंगे। ठीक है, पल्लवों के अभिलेख में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। पल्लवों के जो अभिलेख है उसमें स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामी का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ब्राह्मण भूस्वामी का जो संगठन था, जिसे हम लोग क्या कहते थे, सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उर नामक ग्राम सभा, देखिए जहाँ पे ब्राह्मण का संगठन होता था उन्हें क्या कहा जाता था, सभा। जहाँ पे ब्राह्मण नहीं होता था उसे क्या कहा जाता था, उर नामक ग्राम सभा। नोट करेंगे, सीटेट ऐसा प्रश्न पूछता है, सभा के बारे में पूछ लिया जाएगा, सभा के बारे में कौन सा कथन सत्य है। उर के बारे में पूछ लिया जाएगा, उर के बारे में कौन सा कथन। अच्छा, उसके बाद दिया गया है नगरम। नगरम को भी देख लेते हैं। उर हो गया जहाँ पे गैर ब्राह्मण सभा होती थी, उसे उर कहते थे। जहाँ पे ब्राह्मण सभा होती थी उसे, ब्राह्मण का जहाँ संगठन होता था उसे सभा कहते थे, और जहाँ गैर ब्राह्मण का संगठन होता था उसे उर कहते थे। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। नगरम जो है व्यापारी का जो संगठन था उसका नाम क्या था, नगरम। इन तीनों पॉइंट को आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लेंगे। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, पहला सभा, उर, उसके बाद नगरम। समांत, समांत के बारे में तो मैं पिछले इसमें चर्च किया। यहाँ पे देखिए, समांत किसे कहते थे, छोटे छोटे भूखंडों के स्वामी को समांत कहा जाता था। उसके बाद सभा, जिसमें ब्राह्मण का संगठन होता था उसे सभा कहते थे, और जिसमें ब्राह्मण नहीं होते थे यानी गैर ब्राह्मण होते थे उसे उर कहते थे, और जिसमें व्यापारियों का संगठन होता था उसे नगरम कहते थे। इन तीनों को आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर ले। इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था। यानी नगरम पर जो है शक्तिशाली तथा शक्तिशाली भूस्वामी तथा व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। बहुत सी ऐसी सभा रही जो शताब्दियों तक काम करती रही। चलिए देखते हैं आगे क्या दिया गया। उस जमाने में आम लोग, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इस कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है।
कालिदास का जो नाटक है उसमें राज दरबार के पार्थिव जीवन के चित्रण के लिए नसीब है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मण को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। अच्छा, राजा और अधिकांश ब्राह्मण को किसके बोलते हुए दिखाया गया? नाटक है, कालिदास का नाटक है, उसी के बारे में बताया जा रहा है। उस नाटक में जो है राजा और ब्राह्मण को संस्कृत बोलते हुए दिखाया जाएगा, जबकि अन्य लोग तथा महिलाओं को प्राकृत बोलते हुए दिखाया गया है। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम। अच्छा, इसी नाटक में जो है दिखाया गया अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है? यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, तो कालिदास। इस नाटक में ब्राह्मणों और राजाओं को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है और अन्य लोगों को प्राकृत बोलते हुए दिखाया गया। एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी के बारे में ये नाटक है। इस नाटक में जो है गरीब मछुआरों के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात की गई है। अगर आप लोग को टाइम मिले तो कभी पढ़ के देखिएगा इस नाटक को, ठीक है। अच्छा, ये एक मछुआरों को एक अंगूठी मिली, उन्हीं के बारे में दिया गया है। मछुआरों को के ऊपर जो दुर्व्यवहार हुआ उन्हीं के बारे में कहानी थोड़ा दिया है। अगर आप लोग चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ से स्टेट में प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। चीनी यात्री फासियान, एक मिनट, का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। उन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वो लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाज़ार के भीतर आना होता तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। ये आवाज़ सुनकर लोग सतर्क हो जाते थे कि छू जाने से या अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार से संपर्क से बचाते थे। सोचिए उस समय अछूत कैसे मानते थे। ये इसके बारे में भी मैं पॉलिटी का एक चैप्टर पढ़ा था, उसमें भिन्नता वाले चैप्टर में ही मैं आप लोग को बताया हूँ। आप लोग जाके देखा कीजिए, मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आप लोग वहाँ से जाके देख लिया कीजिए क्लास। अगर जो नहीं पढ़े हैं पढ़ लिया कीजिए। राजा की सेना के बारे में बताया गया। अच्छा, एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान निकाली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। यहाँ से सीधे प्रश्न नहीं बनाता है। चलिए, इस क्लास में जो है जो भी था मैं आप लोगों के बीच डिस्कशन किया। मैं एक एक लाइन पढ़ के आप लोग को बताता हूँ। आप लोग अगर अब नहीं अगर आप लोग डेली आधा घंटा 35 मिनट का क्लास को अगर देख रहे हैं तो आप लोग का एक चैप्टर ख़त्म हो जा रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है। आप लोग इसे अच्छी तरीके से देखें। और आप लोग करते क्या हैं, वीडियो को थोड़ा सा देखें, बंद। थोड़ा देखने से कुछ समझ में नहीं आएगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। और देखिएगा, जब ऑब्जेक्टिव चलाया जाएगा, हम जब ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए लेके आएंगे तो देखिएगा आप लोग ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व कर लीजिएगा। जो थ्योरी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, उन्हें ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। और आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए, जिससे और लोगों का फ़ायदा हो जाए। ठीक है, थैंक यू।